नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, होर्मुज कब खुलेगा? दुनिया में एनर्जी सप्लाई सामान्य कब होगी? दुनिया को पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगी कीमतों से निजात कब मिलेगी? और इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते होर्मुज से अमेरिका की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके लिए ईरान, रूस और चीन ने हाथ मिलाया है। कई दिनों से बंद पड़े होर्मुज के आर्थिक झटके झेल रही दुनिया के बीच अब बीजिंग एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, पुतिन ईरान के साथ मिलकर, जो सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ा देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभेद्य सुरक्षा के बीच बीजिंग पहुंच रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में सबसे बड़ा एजेंडा मिशन होर्मुज। रूस, चीन, ईरान की इस त्रिमूर्ति ने मिलकर ट्रंप को होर्मुज खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। और होर्मुज खाली कैसे करेगा अमेरिका, इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया है। होर्मुज में ईरान की अभेद्य घेरेबंदी और स्वॉर्म टैक्टिक्स के आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। आलम यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर हमला करने का फैसला बदल लिया है और ईरान से डील की बात कर रहा है। अमेरिकी नौसेना होर्मुज की तरफ कदम बढ़ाने की हिमाकत नहीं कर पा रही। गल्फ ऑफ ओमान में डेरा डालकर सुरक्षित दूरी पर बैठी हुई है और पुतिन और जिनपिंग के इस फाइनल अल्टीमेटम से, वार्निंग से, होर्मुज से अमेरिका का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है। तो क्या चीन, रूस और ईरान मिलकर अमेरिका को होर्मुज की खाड़ी से बेदखल कर पाएंगे? जानेंगे इस खबर की अंदर की खबर और इस पर तह तक जाएंगे। साथ ही करेंगे इस पर विशेषज्ञों के साथ एक दिलचस्प डिबेट। होर्मुज से सुपर पावर अमेरिका के विदाई का वक्त आ चुका है। दुनिया के सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से वॉशिंगटन का भूरिया बिस्तर समेटने की तैयारी हो चुकी है। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक और बीजिंग के बंद कमरों से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक, हर तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की नींद उड़ी हुई है। महीनों से बंद पड़ा होर्मुज, जिससे पूरी दुनिया ऊर्जा के लिए करा रही है। कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी डगमगाने लग गई है और इन सब के बीच विलन नंबर 1 सिर्फ एक है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो एक ऐसे महायुद्ध का गवाह बनने जा रहे हैं जहां पर अमेरिका की साख तो डूबी, नाक भी कटी और अब होर्मुज से विदाई भी। और इसकी पटकथा लिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। इतिहास गवाह है, जब जब रूस, चीन और ईरान साथ आए तब तब दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदला है। जरा तस्वीर देखिए। पुतिन के आने से कुछ वक्त पहले बीजिंग की सड़कों पर उनका जो कारकेड है वो नजर आया, लेकिन पुतिन के आगमन की टाइमिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी साधारण नहीं है। बीजिंग को इस वक्त अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सबसे घातक कमांडो, सीक्रेट सर्विस, सैटेलाइट सर्वेलांस सब शामिल हैं। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता बगैर चीनी की इजाजत के। तो आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के फौरन बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है? बंद करने में क्या बातचीत होने वाली है? वॉशिंगटन में हलचल क्यों है? पेंटागन सतर्क क्यों है? महीनों के बैकचैनल कूटनीति के बाद पुतिन का ये वो दौरा है जो सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर होर्मुज में अमेरिका के हिसाब किताब के लिए है। दोनों नेताओं के बीच मेज पर जो नक्शा खुलेगा, उस पर ईरान की मदद से अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का ब्लूप्रिंट नजर आएगा। ईरान वॉर के बीच पुतिन का यह दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं। ईरान, रूस और चीन दोनों का करीबी राजनीतिक और रणनीतिक सहयोगी है और सामरिक सहयोगी भी है, या ऑयल पार्टनर्स भी है। दोनों देश ईरान को हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजों से मदद करते हैं, जबकि ईरान चीन को अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, यानी कि तेल से वो बीजिंग को सींचता है। तो पुतिन के लिए इस इलाके में स्वायत्तता जरूरी है, यानी यहां के देशों का अधिकार। जिनपिंग के लिए ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है।
और इसलिए ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चीन आना बड़े संकेत दे रहा है। दोनों महाशक्तियां इलाके में संतुलन चाहती हैं। अमेरिका चीन वार्ता के नतीजों को रूस के साथ साझा भी करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में दोनों देश चाहते हैं कि शांति बहाल हो। गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिका का अवैध ब्लॉकेड हटाया जाए और होर्मुज से तभी ईरानी नाकेबंदी हटाई जा सकती है। जब पहली बार अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया था तब आपको याद होगा कि अमेरिका ने जैसे ही सीजफायर खत्म किया, ईरान ने होर्मुज को खोल दिया था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन उसके बाद यह जानकारी मिली कि गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठा है और वो कह रहा है कि किसी भी ईरानी जहाज को बाहर नहीं जाने देगा, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया ईरान ने। यह अमेरिकी जिद है जिससे पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, हम और आप आज उस परेशानी से जूझने के लिए तैयार है या फिर मजबूर है जिस परेशानी को हमने पैदा नहीं किया है। चाहे वो तेल की किल्लत हो, गैस की कमी हो, महंगी कीमतें हो, शेयर बाजार का संकट हो, करोड़ों अरबों रुपए निवेशकों के डूब गए हों, इन सब का जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति है जिसने होर्मुज को बंद कर दिया। आप समझिए होर्मुज संकट की गंभीरता कितनी है और इसके लिए हमें जमीनी हकीकत को आंकना होगा जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। भारत, चीन जैसे विकासशील देश अपनी जीडीपी के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, अपने विकास के लिए फॉसिल फ्यूल पर बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी के पास 6 महीने का रिजर्व है, किसी के पास 8 महीने का रिजर्व है, किसी के पास 1 साल का रिजर्व है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक डेवलपिंग नेशन है तो आपको फ्यूल चाहिए, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो। और भारत अपनी इस्तेमाल का 80 to 90% इंपोर्ट करता है और होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल, कच्चा माल गुजरता है। बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है। विकसित से लेकर विकासशील देशों को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया के कई देश इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे कि हमारी जीडीपी रफ्तार बहुत अच्छी थी, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने भारत की जीडीपी की रफ्तार को सराहा, दुनिया में फास्टेस्ट बताया। लेकिन आज आलम यह है कि पूरी दुनिया की जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है वो तेल गैस की कमी की वजह से स्ट्रगल कर रही है और ऐसे समय में पुतिन एक हीरो की तरह सामने आ सकते हैं अगर वो होर्मुज का मामला सुलझा देते हैं, अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को यहां से हटा देते हैं। अब जरा मैप के नजर से देखते हैं होर्मुज के हालात किस तरह के हैं। ये है अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड। यहां पर अमेरिकी शिप्स गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हैं, यहां पर भी ब्लॉकिंग है और यहां पे ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है यहां ईरान है, ये ईरानी नाकेबंदी है। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर भारत के पास है। अभी प्रधानमंत्री यूएई गए थे। यूएई का ये इलाका जो आप इस वक्त देख रहे हैं, पीसीआर प्लीज इसको स्टिल करके रखिए, थैंक यू वेरी मच। ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां पर फुजैरा पोर्ट है, ये होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर यहां से शिप्स लोड होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हिंदुस्तान को अमेरिकी ब्लॉकेड से गुजरना होगा। फुजैरा से भी तेल लोड करते हैं तो भी यहां से ब्लॉकेड पार करने की एक चुनौती रहेगी। तो ये अमेरिका ने जो यहां पर दादागिरी कर रखी है, इसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच लगभग 70 से 90 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 130 से 167 किलोमीटर की दूरी। ट्रंप ने इसी होर्मुज को खुलवाने के लिए नेवल ब्लॉकेड का ढोल पीटा था। लेकिन हकीकत क्या है? नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से, अहंकार का जवाब अहंकार से।
अमेरिका को पता है उसकी साख और उसकी जो ताकत है उसको समुद्र में ईरान ने दफन कर दिया है। ईरान ने ऐसी रणनीतिक नाकेबंदी की कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा है और इस बंद को एक स्थायी समाधान में बदलने के लिए रूस और चीन ने ईरान के पीछे पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह से इस होर्मुज को खुलवाया जाए और अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जाए। अब आपको होर्मुज में किसकी कितनी तैनाती है यह भी बताते हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि मैं ही इस इलाके का शेर हूं, उसने बड़े बड़े विमान वाहक पोत, डिस्ट्रॉयर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स यहां पर लगा रखे हैं। ईरान अपने घातक बोट्स, फास्ट बोट्स, अटैक बोट्स, मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इस इलाके में मौजूद है। अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड से ईरान को चोक कर देगा और उसकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह 1979 के बाद से अमेरिका ने लगातार ईरान को चोक करने की कोशिश की है। इकोनॉमिकली डेथ वारंट साइन किया है ईरान का, लेकिन ईरान आज तक नहीं झुका। यहां तक ईरान ने 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया, यूरेनियम एनरिचमेंट। अगर आप अमेरिका देखेंगे तो विमान वाहक पोत और अपने साजो सामान के साथ अगर यहां पर है तो हैदर 110 जैसे अत्याधुनिक तेज स्पीड बोट्स और बड़ी बड़ी जो हथियार है वो लेकर मौजूद है ईरान। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सूर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और अखिल पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार, चीन से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अखिल पाराशर की तरफ चलते हैं। अखिल, आज के दौर में मिडिल ईस्ट में, एशिया में सबसे बड़ी चुनौती होर्मुज को लेकर है। और जब दो सुपर पावर मिल रहे हैं, दो महाशक्तियां मिल रही हैं, दो ऐसे नेताओं की मुलाकात हो रही है जो होर्मुज की कहानी को रीराइट कर सकते हैं, तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात के ऊपर है, इंक्लूडिंग इंडिया, हिंदुस्तान की भी। वहां क्या चर्चा है? जी बिल्कुल। चाइना में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट हो रही है, और पहली बात तो कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो पहुंच चुके हैं बीजिंग में और उनका स्वागत किया गया है चीनी विदेश मंत्री वांग यी के द्वारा। तो वांग यी ने उनको रिसीव किया है और तो बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। और चीनी मीडिया में और जो चाइनीज जो सरकारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें इस मीटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ही गर्मजोशी से इसमें उसको कवर किया जा रहा है। तो देखिए, ये रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हो रहा है। और ये जो पुतिन की जो ये यात्रा है, ये चीन और रूस की जो ये जो एक मित्रता संधि है, जो 25 आज से 25 साल पहले जो एक ट्रीटी हुई थी, सिग्नेचर हुई थी, तो ये इस साल 25वीं वर्षगांठ है। तो वो भी एक मनाने के ये एक मौका है, ये अवसर है। इसी मौके पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्रपति पुतिन की ये अब तक की 25वीं यात्रा है। वो 25 बार, ये इस बार जो है ये 25वीं बार चीन आए हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसका काफ़ी खास महत्व माना जा रहा है। देखिए, और इसका महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है कि अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, वो अभी चीन का दौरा खत्म करके वापस अमेरिका पहुंचे। उसके तुरंत बाद ही पुतिन की यात्रा हो रही है। तो इसी से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कि जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो शी और पुतिन है वो बहुत मुद्दों पर बात करेंगे। व्यापार के बारे में बात करेंगे, निवेश के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा सहयोग के बारे में बात करेंगे और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करेंगे। साथ में ये जो हॉर्मुज का है, अमेरिका ईरान वॉर, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने आने से पहले एक टीवी इंटरव्यू भाषण भी दिया था और उसमें यही कहा था कि हम द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं उस पर तो चर्चा करेंगे, साथ में हम जो जियो पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं और जो इसमें दोनों देशों के जो हित मौजूद हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसलिए पुतिन और शी की जो मुलाकात है उसको बड़े ध्यान से देखा जा रहा है।
पूरी दुनिया की नजर है। ये भी देखिए, देखा जा रहा है कि ये बात दोनों आपकी की जो बिल्कुल सही है मुलाकात कि होगी। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये मुलाकात है। जब दो नेता मिलते हैं तो द्विपक्षीय रिश्तों पर बात होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ होर्मुज वर्ल्ड इज ब्लीडिंग। किसी ने कुछ नहीं किया, हम हिंदुस्तानियों का क्या कसूर था? कुछ नहीं। आपका क्या कसूर था? जो लोग चीन में रहे थे, कोई कसूर नहीं था। यूरोपीय कंट्रीज का क्या कसूर था? कुछ नहीं था। बट दे आर ऑल्सो ब्लीडिंग। वो भी इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। निवेशकों के करोड़ों अरबों रुपए डूब चुके हैं अक्रॉस ऑल शेयर मार्केट्स। तो आज पूरी दुनिया की नजर होर्मुज के मुद्दे पर है। कौन सुलझा सकता है होर्मुज? भाई, अमेरिका को हटाओ और दुनिया की इकोनॉमी बचाओ। अगर आप अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड को ईरान से, गल्फ ऑफ ओमान से हटा सकते हैं तो ये दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा किसी भी देश का। अगर इसमें चीन, रूस और ईरान ही मिलकर काम करते हैं और अमेरिका को साफ साफ कहते हैं कि आपकी आवश्यकता नहीं है यहां पर, आप क्या कर रहे हैं यहां पर, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। मुझे लगता है कि द्विपक्षीय रिश्ते तो चलते रहते हैं, जैसे कि आपने बताया 25वां दौरा है, बहुत स्पेशल दौरा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ट्रंप के दौरे के 4 दिन के बाद पुतिन का दौरा और उधर होर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है और जितने भी डेवलपिंग नेशन है वो सब ब्लीड कर रहे हैं। हमारे साथ कॉल साहब जुड़ गए हैं यूएस से लाइव। एक बार कॉल साहब का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं सोनी सर और मलिक सर आपके पास आ रहा हूं। कॉल सर, क्या अपना सवाल रिपीट कर पाएंगे? सर मेरे दिल में तो हजारों सवाल हैं, मैं रिपीट करने लगा बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा सवाल सिंपल सा है, होर्मुज खोल दो, दुनिया को चैन की सांस लेने दो। क्या इसमें जिनपिंग और पुतिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हम आपके शो पे काफी टाइम से इस पे बात कर रहे हैं कि देयर इज अ वैक्यूम इन वर्ल्ड लीडरशिप। इस टाइम स्टेटमेंट्स और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। जो ये मैन मेड क्राइसिस है, बेसिकली कोविड के बाद ये सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस है और अब जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन शायद कोविड को भी सरपास कर दें। मैं रिपीट कर देता हूं इसी से नहीं, आई स्टेटमेंट को। कंप्लीटली एग्री। आप मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं, क्योंकि मैं मार्केट से कनेक्टेड हूँ और ये बहुत बहुत ही कंसर्निंग चीज हो रही है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपने एंड स्टेटमेंट अभी दिया कि ऐसे देश जैसे भारत हो गया, वियतनाम हो गया जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, बाय द वे कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और भी बहुत सारे देश ऐसा अफ्रीकन कंट्री, साउथ में, जिनका दूर दूर तक इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये बेसिकली एक कोल्ड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में रिसोर्सेज का, जो हम आपसे बार बार पहले भी बात किया है। एनर्जी का कंट्रोल यूएस इज ट्राइंग टू टेक, और वहां से चाइना जो गेम खेल रहा है, दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट तो ऑलरेडी 94% है उनके पास। माइंड टू मैग्नेट जिसको बोलते हैं, जो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, मिसाइल से लेके लैपटॉप से कंप्यूटर, एनीथिंग यू नीड इट। सेकेंडली, वो जिसकी तरफ आंख कर रहे हैं, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न अब दिख रहा है, हम लोग जो कंसल्टिंग वर्ल्ड में है, वो देख रहे हैं ताइवान को, कि अगर सेमीकंडक्टर्स, जो अभी भी ताइवान सेमीकंडक्टर वर्ल्ड की 80% एडवांस चिप्स वही बनाते हैं, और ताइवान बेस्ड कंपनी है, और 30% फिजिकली अभी भी वहीं से आ रही है। तो अगर उस एरिया को मुझे तो सर, मैं आपकी world- बातों से भी एग्री हूं कॉल साहब। मुझे तो कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के खिलाफ इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर छेड़ दी, क्योंकि डॉलर की हालत पतली हो रही थी। इंडिया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, जिसकी तारीफ आईएमएफ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, चाइना जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेज चल रही है, अब सब स्लो डाउन है इस वॉर के बाद से। वो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया, पर 10 सेकंड दीजिए, अपनी बात खत्म कर लेता हूं। कि आप इमेजिन कर सकते हैं वो दुनिया, जो पेन अभी आप 20% फ्यूल के ब्लॉकेज से देख रहे हैं ग्लोबल, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया में तो 80% भारत का कतार से एलएनजी आता है, तो वो तो बिल्कुल ही 4 साल के लिए निकल लिया। इसके अलावा पाकिस्तान, जिसको अफगान, उसका हाल क्या है ये सबको पता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, 20% आता है, लेकिन दुनिया की अदर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वेनेजुएला है, अफ्रीकन कई नेशंस हैं, और अब एक पाइपलाइन बिछ रही है, आपको पता है। सो देयर आर ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन ये जो चीज होगी, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। तो अगर चाइना का हाथ ताइवान तक पहुंच गया, जो उन्होंने पिछले साल जी ने क्लियरली बोला था कि हम मदरलैंड में वापस ले लेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक, फोर्स भी लेना पड़ा। और अभी ट्रंप गए थे, तो ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 9000 माइल हमारे लिए तो बहुत दूर है, उनके लिए तो बहुत पास है। लेकिन फिर ये भी स्टेटमेंट दिया कि जो $35 बिलियन
का निवेश वो चाह रहे हैं अमेरिकन डिफेंस सेक्टर से, उसके ऊपर हम रीथिंक करेंगे। अभी आज ही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं व्हाइट हाउस के कि हम उसके ऊपर वी विल कंसीडर इट, मतलब हम सोचेंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ध्यान अब उस दिशा में ज्यादा वेरी वेरी कंसर्निंग है। जो पेन अभी आपने देखा है उससे 10 गुना ज्यादा पेन उस एरिया में क्रिएट हो सकता है। और चाइना की जो मानसिकता है विस्तारवादी, और जैसा कि रिलेशनशिप ट्रस्ट डेफिसिट हमने कोविड में भी देखा, इंफॉर्मेशन बहुत ट्रिकल डाउन होके आती है, लाखों की जानें चली गई क्योंकि डिलेड इंफॉर्मेशन निकली थी। तो मेरा आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड फॉर वर्ल्ड राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू ताइवान। वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को एक साथ इसके लिए भी आना पड़ेगा, और एनर्जी सप्लाई चोक पॉइंट्स जो हैं उनको भी खोलना पड़ेगा। भारत तो डाइवर्सिफाई कर रहा है, भारत के पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिसेशन में घुसने वाले हैं। अफ्रीकी देश उठा लीजिए, साउथ अमेरिकन उठा सर, लीजिए, भारत साउथ ईस्ट डाइवर्सिफाई एशिया तो की कर कई रहा है, कंट्रीज बात उठा सही लीजिए। है। हमारा हमारा जो होम ग्रोन मार्केट है बहुत बड़ा है, 140 बहुत करोड़ बड़ा लोग है, हैं। बहुत। हाँ, और आपका तो जो हमको होम ग्रोन, आपको एक पॉइंट देता हूं जो आप बार बार, ये मैं मीडिया चैनल्स में जाता हूं, लोग बोलते हैं भारत का क्या हाल है, ये है, लेकिन इंडिया का होम ग्रोन डिमांड बहुत ही बड़ा है। इंडिया इकोनॉमी इज रेजिलिएंट, और गुड लीडरशिप स्टेबिलिटी है, तो इंडिया में काफी कुशन है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे ब्लेस्ड नहीं है, इस टाइप की चीजें हैं, ये नहीं, दिस इज अ मैं फैक्ट। उसी बात का उसी बात की ओर जा रहा हूं कि जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं, जो ईरान के हितैषी हैं, ईरान के साथ मिलकर प्लान बनाकर क्या इस नेवल ब्लॉकेड को तोड़ा जा सकता है? कर्नल एसके मलिक सर, जी हाँ। मैं कॉल था वापस लौट रहा हूं। मलिक सर। विवेक जी, सभी को-पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, आप इस चीज के डॉट्स वहां से जोड़ना शुरू कीजिए। लास्ट ईयर, एक साल पहले चले जाइए, लास्ट मार्च की बात है। जनवरी से ट्रंप साहब गद्दी पे आते हैं, और मार्च के बाद से पूरा का वो ये टैरिफ खेल शुरू कर देते हैं। एक बात को यहां छोड़िए, दूसरे बात पे आइए कि जब वो वेनेजुएला पे जब एक वहां के राष्ट्रपति को उठा के वहां पे एक तरह से उसकी अर्थव्यवस्था को लिटरली अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर वो चाइना के बाद जाइए, जब चाइना को वो अपना अपना टैरिफ लगाते हैं, तो चाइना उल्टा टैरिफ भी लगाता है, और ऊपर से उनको वो सब उनके फॉल्ट लाइंस दिखा देता है कि जहां पे अमेरिका को वापस आना पड़ता है। इन सब चीजों को देखते हुए आप ये डॉट क्लियर जोड़ते हैं, साफ सी बात है, जैसे कि आपने भी कहा, कॉल साहब ने भी कहा, उनकी इजाजत से मैं उनको कुछ शब्द लेना चाहूंगा। ये सारा का सारा टसल अमेरिका और चीन का है, जो कि कोल्ड वार कह लीजिए इसको, या जो भी वार कह लीजिए। इसमें टूल बना हॉर्मुज यानी ईरान, और इसमें तीसरा एक और फैक्टर इजराइल आया, जिसने अपने हित को साधित किया। इजराइल ने अपनी जो लैंड है उसके नॉर्थ में और लेबनान के पास में उसको अपना कब्जा किया, और एक तरह से अपना उस पर अपना आधिपत्य साबित किया। चाइना जो अपने सॉफ्ट लॉन्स और एक तरह से कंसेशनल क्रूड लेता था वेनेजुएला से बहुत बड़ी मात्रा में, उसको बंद करके चाइना के ऊपर टाइटनेस उसने करने की कोशिश की अमेरिका ने। और यही बात हुआ कि अगर आप ईरान को टाइट करोगे तो ईरान का अपना ऑलमोस्ट 80 to 90% जो एक्सपोर्ट है वो अकेले चाइना को है। तो देखा जाए, एनर्जी क्राइसिस करने के बहाने, एनर्जी को टाइट करने के बहाने चाइना पर निशाना साधा गया। लेकिन चाइना भी एक है टू डाल में पात वाली कहानी के साथ चलते हुए, क्योंकि चाइना के पास इतनी ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग है, आप उसको काबू में कितना आसान नहीं है। तो चाइना ने क्या किया कि उसके पास सेमीकंडक्टर्स का अपना भी खुद का बहुत है, ताइवान के अलावा। इसके अलावा यस, जो कॉल साहब कह रहे थे, रेयर अर्थ मेटल्स, उसकी जो यानी रिफाइनिंग फैसिलिटी है दुनिया में इतनी कहीं नहीं है। पहली बात तो उनके पास रिसोर्सेज दुनिया में सबसे ज्यादा, और उसके बाद उनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी, पूरी दुनिया को वो सर्व करते हैं, पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। यहां पर चूंकि ये ऐसा क्रिटिकल चीज है जिसके बिना, चाहे स्पेस इंडस्ट्री ले लिए या फिर वेपन इंडस्ट्री ले लीजिए, वार इंडस्ट्रीज को मैं कह रहा हूं, कुछ भी ले लीजिए, उसके बिना आज का वर्ल्ड आगे बढ़ ही नहीं सकता। इवन डे टू डे यूज में आने वाली आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स, कुछ भी ले लीजिए आप। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो हॉर्मुज पे आज जो एक तरह से गले की फांस बना है, यहां पर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को इकोनॉमिकली स्टार्व किया जाए, और इकोनॉमिकली स्टार्व करने के बाद हो सकता है ईरान उसकी बातों में आए, उसकी बात माने। लेकिन क्योंकि यहां पर आईआरजीसी के डिसीजन चल रहे हैं, यहां पर कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं आ रहा है, तो इस पर यहां पर पूरा एक तरह से देखा जाए डेडलॉक बना हुआ है। इस डेडलॉक के मध्य ईरान को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि बीच बीच में कहानी सुनते हैं कि चोरी छुपे कुछ उससे नहीं होता है कि कुछ जहाज निकल गए, कुछ वेसल निकाल दिए। इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए चाइना को भी एक तरह से हार्डशिप हो रही है। यही करने के लिए जो विजिट हो रही है, चाइना का रोल इतना इसलिए बढ़ गया है कि देखिए, वहां पे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए,
फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद अरागजी साहब जाते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे। ठीक है, वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए, लेकिन मकसद उनके पीछे कुछ शर्तों को, कुछ अपनी चीजों को तय करना था, जिसमें जो ईरान की शर्तें हैं शायद उनको डाइल्यूट करवाना भी होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितनी अभी तक ओपन वर्ल्ड में यानी मीडिया में जितनी बातें आई है, उनसे ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता कि ट्रंप साहब को वहां पे बहुत ज्यादा सफलता मिल पाई। अब बात वही की वही रह जाती है कि जो ईरान की शर्तें अपनी जगह है, अमेरिका की शर्तें अपनी जगह है। अभी इस दौरान जी मैं बस फिनिश करता हूं। तो विवेक जी ये कहते हुए कि ये डेडलॉक कैसे खुलेगा, इसमें निश्चित रूप से अगर चाइना का रोल इतना इंपॉर्टेंट बढ़ गया है, तो चाइना और पुतिन साहब हो सकता है कुछ डिस्कस करके अमेरिका के साथ शेयर करें और कुछ चीजें एक तरह से लिवरेज यानी उसमें डिस्काउंट्स के तौर पे आके उसको खोलने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से एक पार्शियल एनर्जी क्राइसिस बन चुका है ऑलरेडी। जी विजय। ये जो एनर्जी क्राइसिस बना है, अगर कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि भाई कल अगर हॉर्मूज खुल जाए तो परसों से चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं। इसको नॉर्मल डाउन होने में भी, काम डाउन होने में भी, इसको कूल डाउन होने में भी 5-6 महीने का वक्त लगने वाला है, अगर कल को हॉर्मूज खुल जाता उसके बावजूद। सोडी सर, मेरा सवाल यह है, क्या चीन और रशिया मिलकर ये डिस्कस कर सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, वो नेवल ब्लॉकेड हटाए? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दर्शकों को भी एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था तो चंद घंटों के लिए ही सही, लेकिन ईरान ने हॉर्मूज खोल दिया था। जब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड की बात कही, उसके बाद दोबारा हॉर्मूज को बंद कर दिया गया। जय हिंद विवेक जी। जय ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। विवेक जी, ईरान युद्ध का अमेरिका और चीन के रिश्तों के साथ लेके कोई कनेक्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में जाना ही नहीं चाहते थे। पिछले साल भी जब ईरान और इजराइल का 12 दिन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसलिए किया क्योंकि जैसे ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को एक तिहाई बर्बाद किया, तो अमेरिका में यहूदी लॉबी और यहां से इजराइल से नेतन्याहू ने दबाव डाला, कुछ करो, हमें बचाओ, और तब जाके ट्रंप ने एक फर्जरी सा मिडनाइट हैमर किया, जिसकी इतला पहले ईरान को दे दी थी और ईरान का कोई मच्छर भी नहीं मरा। अब बात आती है कि इस साल जब ये युद्ध की बात हुई, ये युद्ध इसलिए अमेरिका ने किया क्योंकि 14 जनवरी इस साल से अमेरिका में इप्स्टीन फाइल के खुलासे होने शुरू हो गए। अमेरिकी आवाम ने मांग की कि ट्रंप इस्तीफा दे। दुनिया के 10 बड़े नेताओं ने अलग अलग देशों में इस्तीफा दिया इप्स्टीन फाइल को लेके। इप्स्टीन फाइल के हर तीसरे पन्ने में ट्रंप की काली करतूतें थी, और जब दबाव आया तो फिर से यहूदी लॉबी और नेतन्याहू को एक मौका दिखा, और 11 फरवरी इसी साल सुबेरे 11 बजे नेतन्याहू वॉशिंगटन गए, ट्रंप को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी कि अगर हम ईरान पे युद्ध करते हैं, हमें महज 24 घंटे के अंदर वहां पे रेजिम चेंज हो जाएगा। ट्रंप के ऊपर क्योंकि दबाव था इप्स्टीन फाइल्स के इस्तीफे का, ट्रंप के जो सैनिक सलाहकार थे, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन, उन्होंने भी कहा हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, पीट हेग्सेथ को छोड़ के ट्रंप के जितने ऑफिशियल थे सबने कहा ये युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, ईरान युद्ध का अमेरिका चीन के रिश्तों के साथ कोई लेन देन नहीं है। पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट 2025 सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि रूस और चीन अमेरिका के दुश्मन नहीं है। तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, अपने अपने इलाके हैं। जहां तक चीन की बात है, चीन का सिर्फ 13% तेल ईरान से आता है। चीन ने दशकों पहले अक्लमंदी की और किसी भी एक सोर्स से 20% से ज्यादा एनर्जी नहीं लेती है चीन। तो चीन का ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान पे युद्ध और चीन तिल मिला गया और चीन बिल्कुल घुटनों पे आ गया कि युद्ध खत्म करो ईरान का, नहीं तो मेरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहां तक सेमीकंडक्टर की बात है, सेमीकंडक्टर कई सालों तक माना जाता था कि ये एआई का बहुत बड़ी चीज है, ये सही है। अब एक और चीज आ गई है, वो है इंसीडियम फॉस्फाइड, जो कि एक पदार्थ है जो सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ता है, जिससे कि एआई की कार्रवाइयां तेज होती हैं। चीन दुनिया के 80% इंसीडियम फॉस्फाइड को कंट्रोल करता है, बाकी 20% है साउथ कोरिया जापान के पास। तो जहां तक चीन की बात है, चीन इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है
अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पे कि ये नेवल ब्लॉकेड के लिए तोड़ने के लिए तो रूस और चीन को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड तो असफल हो रहा है। क्योंकि नेवल ब्लॉकेड की तैयारी ईरान ने 18 अप्रैल 1988 से की थी, जब अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस किया ईरान पे। 19 जनवरी 1981 को अमेरिका और ईरान की एक संधि हुई थी, जिसे एल्जियर्स अकॉर्ड कहते हैं, जिसमें अमेरिका ने ईरान को लिख के दिया कि हम कभी भी ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेंगे। लेकिन 7 साल बाद 18 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस अमेरिका ने किया, जिसमें ईरान के 3 युद्धपोत डूब गए, 2 लड़ाकू विमान को क्षति पहुंची और 56 ईरानी सेना के सैनिक मारे गए। तब ईरान को एहसास हुआ कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका इजराइल हम पे पूर्ण युद्ध करेंगे, और तब से इन्होंने नेवल ब्लॉकेड को, इन्हें पता था कि नेवल ब्लॉकेड होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जुगलर वेन है ईरान का, जहां से ईरान का 90% एनर्जी दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात होती है। तो ईरान ने 3 बड़ी चीजें की इस नेवल ब्लॉकेड को विफल करने के लिए, जो अब दुनिया को पता चल रहा है। पहला, ईरान ने अपने जमीन में 2 शहर गोरे और जस्क के बीच में 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई, जो 1 इंच की है और जो दिन में 1 मिलियन बैरल ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसी साल 13 अप्रैल को विवेक जी, जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेवल ब्लॉकेड किया, उसी दिन इस पाइपलाइन को चलाया गया, और ये पाइपलाइन खत्म होती है बंदर जस्क। वहां से पानी के जहाज तेल अलग अलग जगह लेके जाते हैं। दूसरा, ईरान ने सबक वो सीख ली पहले और दूसरे विश्व युद्ध से, जब ब्रिटेन ने जर्मनी पे नेवल ब्लॉकेड किया था। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे, चाहे अजरबैजान हो, अफगानिस्तान हो और पाकिस्तान। इसी साल 28 अप्रैल को पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दी व्यापार के लिए। और तीसरी चीज, ईरान के वहां कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से रूस और कई दूसरे देश उस ईरान को खाद्य पदार्थ भेज रहे हैं। तो ये नेवल ब्लॉकेड तो अपने आप ही असफल होनी थी, क्योंकि ईरान ने तो इसकी तैयारी दशकों पहले से ही शुरू कर दी थी। तो अमेरिका और चीन को कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और एक एंजाइटी इशू होगा। एज इट इज इस वक्त ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका के 250 साल के इतिहास में सबसे कम है। अमेरिका चीन को कुछ करने की जरूरत नहीं, ये चीजें अपने आप खत्म होगी। मैं 2 आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। 1966 में एक बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर आई थी अंग्रेजी की, द गुड बैड एंड अगली। उसका एक प्रसिद्ध डायलॉग है, व्हेन यू हैव टू शूट शूट डोंट टॉक। जब आपने हमला करना है, हमला करिए, बातचीत मत करिए। 8 अप्रैल से लेकर आज तक ट्रंप ने कितनी बार कह दिया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब वक्त आता है हमला करने का या युद्ध विराम तोड़ने का, तो कहते हैं जी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, मैं इसलिए नहीं कर रहा। अब वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की। ये सारा पाखंड चल रहा है। और एक आखिरी टिप्पणी, एक 1976 को एक बड़ा प्रसिद्ध लेख छपा था जो सर जॉन क्लब ने लिखा था। इसका शीर्षक है द फेट ऑफ एम्पायर्स। इसमें लेखक ने तथ्यों के साथ लिखा है, कोई भी साम्राज्य, कोई भी महाशक्ति 250 साल से ज्यादा नहीं चलती है। अमेरिका के 250 साल इसी साल हुए हैं 2026 में, क्योंकि 1776 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अमेरिका का पतन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान युद्ध से शुरू हो गया है, जैसे 1956 में ब्रिटेन का पतन शुरू हुआ था स्विस कैनाल को लेकर। बिल्कुल, बहुत सटीक आपने विश्लेषण किया है इस पूरे सिचुएशन को। मैं अखिल पाराशर जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अभी चीन से ही आ रही है और चीन से अखिल पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाराशर जी, बातचीत का द्विपक्षीय एजेंडा तो हर देश का होता है कि भाई हम व्यापार पे बातचीत करेंगे, हम आपसी आयात निर्यात पर बातचीत करेंगे, हम एक दूसरे के टेक एंड टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस पर बात करेंगे। हम यहाँ कोई हिडन एजेंडा है? देखिए, हिडन एजेंडा तो ऐसे कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन वही बात है कि जो जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं और वो वाले मुद्दे जिसमें दोनों देशों के अपने हित मौजूद हैं, उन पर डेफिनेटली वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और ये बात तो है कि ताइवान और तेहरान, इन दोनों पर भी वो चर्चा तो करेंगे ही कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो अपनी मतलब हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेड कर रहा है और किस तरीके से उस पर ताइवान पर उसका वो स्टैंड है। तो इन चीज़ों पर भी वो चर्चा करेंगे, ताकि वो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनको किस तरीके से वो सिक्योर करे। और दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि रशिया और
चीन के जो मैत्री संधि की जो 25वीं वर्षगांठ है इस साल, तो उसको और मजबूत करने के लिए किस तरीके से वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को और के सेफ गार्ड के तौर पर कैसे वो आगे और बढ़ाया जाए, कैसे गहरा किया जाए, इन पर भी वो चर्चा जरूर करेंगे इस तरीके से। और रही बात की जैसे वो यूक्रेन और रशिया वॉर है, उसमें चाइना और किस तरीके से रशिया को और मदद दे सकता है डिप्लोमेटिक तरीके से या अन्य तरीकों से, तो उन पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ में उनके अपने ये भी चीजों पर रहेगा कि किस तरीके से हॉर्मुज का वो जो मसला है उसको किस तरीके से दोनों देश बैठकर मिलकर करवा सकते हैं या किस तरीके से अमेरिका पर दबाव बना सकते हैं, इन चीजों पर भी वो चर्चा जरूर रहेगी। तो मेनली मोटा माटी तो ये है कि वो अपने जो द्विपक्षीय जो संबंध है उसको ही मजबूत करेंगे। इसके अलावा जो कोर इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल इश्यूज जो है, उस पर भी वो चर्चा करेंगे और उस पर भी वो तो किसी तरह का एक नतीजा, एक आउटकम निकाल कर लेकर आएंगे। तो ऐसा चीज माना जा रहा है। और खासकर चीनी, अगर हम मीडिया की मैं बात करूं तो इसमें यही बात हो रही है कि अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए और ज्यादा ये वार्ता की जा रही है। और जिस तरीके से एससीओ समिट और ब्रिक्स में दोनों देशों का है, तो उस पर किस तरीके से ये एससीओ और ब्रिक्स को और मजबूत करने पर भी उनका फोकस रहेगा। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिस पर ये चर्चा करेंगे। होर्मुज को लेकर वहां की मीडिया में क्या चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जब वापस लौटे तब क्या रिएक्शन रहा वहां की मीडिया का? देखिए, काफी हद तक है ना, चीनी मीडिया में सारी बातों को खोलकर बताया नहीं जाता। और हॉर्मुज का यही है कि उनकी है ना एक रटी रटाई या एक एक टेम्पलेट होता है कि वही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है हर बार। तो अच्छा। चाहे वो मीडिया की बात हो या चाहे वो यहाँ के जो फॉरेन जो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसी पर ही तरीके से वही शब्दों का ही चयन होता है, शब्दों को ही वो उस तरीके से बोलते हैं, खुलकर कोई चीज नहीं बताई जाती। रही बात हॉर्मुज का, तो बस यही बताया जाता है कि मिलकर और वार्ता के जरिए ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। यही तरीके का, यही स्टेटमेंट या यही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हॉर्मुज के बारे में जब भी कभी चर्चा होती है, वो यही रहता है कि जो दोनों पक्ष हैं या जो जो पार्टीज हैं, जी। कंसर्निंग पार्टीज, उनको संवाद कर कर ही इसका आउटकम निकालना चाहिए। और तेल और गैस की कोई किल्लत? देखिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चीन में भी अभी पिछले 2-3 महीनों में 3 बार उसके जो प्राइस है तेल के, वो बढ़ चुके हैं। आज यहाँ 1 लीटर जो पेट्रोल है वो करीब 10.5 RMB। तो आप 1 RMB जो है 14 रुपए के बराबर है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 लीटर जो पेट्रोल है वो कितने का 150 आ रुपए, रहा है। 150 रुपए के तो लगभग लीटर। 150 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो डेफिनेटली यहाँ महंगाई बढ़ रही है और किल्लत तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो दाम है वो काफी बढ़ गए हैं, पेट्रोल के, डीजल के और बाकी चीजों के। तो उसी से सारे संबंधित हो जाते हैं, सारे जो जो भी चीजें, कमोडिटीज है, उनके रेट भी काफी बढ़ने लगे हैं। तो उसका असर चीन पर काफी पड़ ही रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि चाइना का जो फ्यूल है मोस्टली 60-70% वो वहीं से ही आता है, मिडल ईस्ट से और गल्फ कंट्रीज से और हॉर्मुज से। तो चाइना के लिए बड़ा क्रूशियल है हॉर्मुज। तो चीन अपने लेवल पर कोशिश कर ही रहा है जिस तरीके से वो कर सकता है। तो क्योंकि उसके लिए बड़ा क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हॉर्मुज कॉरिडोर जो है इसका। तो क्योंकि चीन भी सफर कर रहा है, चीन में भी चीन भी जो दाम है प्रेशर वो में है, बढ़ रहे बिल्कुल हैं। सही बात। चीन भी प्रेशर में है कौल साहब, चीन भी प्रेशर में, चीन दबाव महसूस कर रहा है, जाहिर सी बात हाँ है। हाँ बिल्कुल। जी। मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आप डिफरेंट एंगल से बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी काफी वही रिपीटेशन करते आ गया हूँ, हरमूज और आईआरजीसी तंग आ गए। लेकिन दैट्स व्हाई वी आर मूव टू वियतनाम, ताइवान। चीन तंग इसलिए आ गया है, देखिए आज भी चाइना का, जैसे अभी कुछ देर पहले बताया गया, 60% एनर्जी क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। शायद आप जानते हैं 40% उनका खुद ही का है। और उनके जो रिजर्व्स हैं 200 प्लस डेज के हैं। लाइक वहाँ की मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स का ये मानना है कि 150 दिन उनकी मिलिट्री के लिए अलग से रखा हुआ है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री के लिए। तो अगर रिपोर्ट्स को माने तो 200-250 दिन से 350 दिन के बीच का उनके पास ऑयल रिजर्व बैठा रहता है।
ईरान से उन्होंने $30 प्रति बैरल पे भी तेल खरीदा है, जब मार्केट की वैल्यू 56 to 60 थी। और रशिया से तो वो डिस्काउंट पे खरीदते ही हैं, और डिस्ट्रेस कंट्री से हमेशा खरीदते रहे हैं, ये बोल के कि हम ले सकते हैं और कोई नहीं लेगा। वेनेजुएला से भी लेते थे। तो ये तो स्ट्रेटेजी अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में देख रहे हैं। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था इनडायरेक्टली डेफिनेटली इफेक्ट हो रही है, क्योंकि समझना पड़ेगा चीन में डॉलर कहाँ से आते हैं। चीन में पैसा आता है जब वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। किनको एक्सपोर्ट करते हैं? दुनिया के देशों को। जब दुनिया के देशों के अंदर स्लो डाउन आएगा, जिसको हम डिमांड डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज में अब दिख रहा है, जो एक बहुत ही गलत साइन है, उसके बाद स्टैगफ्लेशन और रिसेशन के साइंस होते हैं। जब खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी देशों की, तो सामान ऑटोमेटिकली कम खरीदेंगे तो वहां पे ऑर्डर्स कम जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हट जाएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पैसा आना कम हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी जो हो रही है। तेल की कीमतें देखिए, क्रूड ऑयल, ऑल्दो अमेरिका इज अ नेट एक्सपोर्टर, लेकिन क्रूड ऑयल फ्रीली ट्रेडेड है। तो अगर एक देश में वहां पे कीमत बढ़ेगी तो अमेरिका में भी बढ़ती है। हमारे यहाँ 40%, मैं कैलिफोर्निया में बैठा हूँ, 40% तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि चाइना भी समझ रहा है कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर स्लो डाउन के बहुत बड़े रिस्क हैं। नंबर 2, चाइना की कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जिसपे शायद ज्यादा मीडिया में बात नहीं होती, जिसमें से एक रियल स्टेट है। बैड लोन्स उन्होंने बहुत दे रखे हैं। उनकी जो ऑर्डर्स हैं आफ्टर कोविड, स्पेसिफिकली ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से, वियतनाम उठा लीजिए, कंबोडिया उठा लीजिए, मलेशिया उठा लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों को China+1 की दिशा में देखते हुए ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब वो अब कहाँ से पैसा कमा रहे हैं? ईवी से। ईवी का सबसे बड़ा मार्केट क्या है? अमेरिका, जो कभी नहीं खोलेगा। अब रिसेंटली कनाडा ने खोला है उनके लिए। यूरोपियन कई कंट्रीज जैसे पोर्टुगल, स्पेन ने उनके लिए खोल दिया है। तो उनका भी सामान माल पड़ा है, बिक नहीं रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई दुनिया भर में तो कौन खरीदेगा? तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा ग्लूम है, और बैड लोन्स हैं, लोन बहुत ही खतरनाक है वहां पे दिए हुए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेन तो है चाइनीज इकोनॉमी पे। ये समझना कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, आई थिंक यू विल बी फूलिंग योरसेल्फ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाइना का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कि ये वॉर खत्म हो। ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि ये वॉर खत्म हो, हम एआई की दुनिया में बढ़े, स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में पड़े, एनर्जी स्टोरेज, डाटा स्टोरेज, स्पेस डाटा। चाइना तो अंडर वाटर डाटा सेंटर्स बना रहा है, अंडर द ओशियन, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है एज कंपेयर टू स्पेस। तो चाइना का विजन तो 2070 का है। हमें अमेरिका में भी 2035-40 तक हम सोचते हैं, लेकिन डायरेक्शन कहीं हिल गई है। मुझे बार बार ये दिखाई दे रहा है, ये वॉर्स और ये पुरानी मानसिकता, ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा कमाना, वर्ल्ड को ओवरऑल इसके पीछे का मकसद क्या है? अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, डोनाल्ड ट्रंप डॉलर के चश्मे से चीजों को देखते हैं। बहुत सही सवाल पूछा। मैटर ऑफ फैक्ट, आई कॉम्प्लीमेंट यू। इसको पूछना हर मीडिया का काम है, ये पूछना कि हमने जिस चीज के लिए जिता के अपने लीडर्स को दुनिया भर के देशों में भेजा था, ये हमें पुरानी कोल्ड वॉर की दुनिया में क्यों घसीट रहे हैं? हमें हथियारों खरीदने से ज्यादा जरूरत है जीपीयू डॉलर को फायदा हुआ जो कि एनवीडिया से खरीदते हैं। क्या डॉलर को फायदा हुआ है कौल साहब? देखिए, डॉलर तो बहुत खतरनाक, इससे कोई दो राय नहीं है। डॉलर मजबूत हुआ है। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। डॉलर की पेनिट्रेशन 52% है स्विफ्ट में, 75 से 52% गिर चुकी है। हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 124 है फेडरल। इसके अलावा हमारी जो हमारा जो स्टैगफ्लेशन का रिस्क है 52% है। हमारे रिसेशन के रिस्क अब तकरीबन मॉडरेट आ चुके हैं, माइल्ड से। तो डॉलर की और पेट्रो डॉलर पे क्या संकट है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं इसमें नहीं घुसना चाह रहा, ये अलग डिबेट है। मैं आपको एक पॉइंट पे कॉम्प्लीमेंट अगेन करता हूं। ये दुनिया के सब लीडर्स का जॉइंट फेलियर है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम फेल कर रहे हैं। हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लीन एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई, कैंसर ट्रीटमेंट, उस पे जाना है। कहां हम हरमुज के ऊपर पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया हरमुज में हम लोगों ने, विवेक जी, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कोविड से कुछ नहीं सीखा। मैंने खुद किसी ने कुछ नहीं सीखा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत तो डोनाल्ड ट्रंप को थी, मलिक साहब। विवेक जी, देखिए, जो वक्ताओं बोल रहे हैं, एक्चुअली उनकी बातों में, मैं कौल साहब की बातों से, उनकी परमिशन से फिर वहीं से शुरू करता हूं। एनर्जी किसी भी दुनिया की प्रोग्रेस की एक तरह से मदर है, क्योंकि एनर्जी डेवलपिंग नेशन सर जी, किसी भी नेशन की। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे देशों में ये जो हीट है वो फील होनी शुरू हो चुकी है। अपने देश को ले लो, चलो छोड़ो, लेकिन क्योंकि जैसे पहले आप बता रहे थे कि बात सही है कि हमारे देश में चूंकि कंजम्पशन सोसाइटी इतनी बड़ी है, तो हम उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़े से कामयाब रहे हैं, और हमारी सोसाइटी इस तरह से रेजिलिएंट बन जाती है। और देखा जाए, हमारा भी प्रोडक्शन इतना कम नहीं, इसलिए हम शायद सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर लंबे समय तक पूरी नहीं होगी, तो हम अपने प्रोग्रेस के रास्ते में निश्चित रूप से पिछड़ने की तरफ बढ़ेंगे।
और ये डोनाल्ड साहब की से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही पुतिन साहब को इस बात का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ना ही तो रशिया डिपेंडेंट है इस पे, लेकिन जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, चलो चाइना को मैं अलग करता हूं क्योंकि चाइना वर्ल्ड की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। चाइना के पास भले ही 1 साल का रिजर्व हो, अल्टीमेटली वो रिजर्व डिप्लीट होकर आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप दूसरे देश पे कंट्री को डिपेंड ज्यादा होते जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा गेनर रशिया आराम से ही मस्ट बी स्माइलिंग, क्योंकि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे, एक तो उनपे अमेरिका को लग रहा है कि ये सैंक्शन रखते हुए हर जगह सैंक्शन लगाओगे तो फिर ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड ग्रे हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि रशिया इस टाइम जो ऑयल अपना बेच रहा है, चाहे भारत का उसमें इंटेक बढ़ा और रशिया का भी बढ़ा है, तो रशिया के लिए तो एक तरह से अच्छी बात है ये नहीं, लेकिन अमेरिका तो उसमें भी नाक घुसेड़ता है। अमेरिका कहता है हमसे इजाजत के बगैर तुम तेल बेच ही नहीं सकते। जी। और रही बात ये सही है, बिल्कुल कौल साहब कह रहे थे कि ये वक्त है प्रोग्रेस में बढ़ने का, पूरी दुनिया बढ़ रही थी, लेकिन आपकी बात पे उल्टा आता हूं। बात कहानी वही आ जाती, दुनिया पे राज करने का जो कीड़ा है ना, वो डॉलर के थ्रू है। अभी तक डॉलर भले ही गिर गया हो या डॉलर की वैल्यू भले, डिमांड डॉलर की वो बनाए रखना चाहते हैं। इस डिमांड की, और इसलिए वॉर की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, वो डिमांड बनी रहे। सोली सर जी। विवेक जी, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध नहीं चाहते थे, ये ईस्टर्न फाइल्स की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ और वो इस मकसद में सफल भी हुए। जहां पे 28 फरवरी से पहले बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे के लिए ईस्टर्न फाइल्स के खुलासे के बाद, वो तो उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि अब दुनिया का कोई मीडिया चैनल या अमेरिका का मीडिया चैनल ईस्टर्न फाइल की बातें कर ही नहीं रहा। अब तो पूरा फोकस ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे है। तो यहां तक तो डोनाल्ड ट्रंप सफल हुए हैं, क्योंकि उन्हें 2 ही चीजों से प्यार है, अपनी कुर्सी से और अपने पैसे से, और वो इसमें सफल हुए हैं। अब जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की निजी कंपनियों ने बहुत फायदा उठाया है पिछले 3 महीने में, जब से ये युद्ध की बातें शुरू हुई। और सोली सर, कमाल की बात देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज रात बहुत बड़ा हमला करेंगे, पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, सब डूब जाता है, फिर सुबह कहते हैं हमने सीजफायर बढ़ा दिया है। इससे बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग और क्या हो सकती है? विवेक जी, एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग, लेकिन इस चेंज ऑफ डिसीजन के पीछे एक दूसरी कहानी है। देखिए, जब 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम ने खबर छापी कि मिडिल ईस्ट में सारे 13 अमेरिकी सैनिक अड्डों को ईरान ने बर्बाद कर दिया है, और जो वहां 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है वो किराए के घरों या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर प्रदर्शन शुरू हो गए ट्रंप के खिलाफ कि इतना बड़ी चूक अमेरिका से कैसे हो गई। 28 मार्च से नो किंग रैली के बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें करोड़ों और लाखों अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर आए ट्रंप के खिलाफ। 28 मार्च से ट्रंप ने इनडायरेक्टली कहना शुरू किया कि अब मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा। 7 अप्रैल को जब उन्होंने ट्वीट किया कि आज की रात क़यामत की रात है, सभ्यता खत्म हो जाएगी, तब पैरेलली रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सेनेटर्स ने एक मुहिम चलाई थी कि अगर ट्रंप परमाणु हथियार ईरान पे इस्तेमाल करते हैं तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी संविधान का 25th अमेंडमेंट का हवाला लेते हुए ट्रंप को पद से हटा देंगे कि वो मानसिक हालत से खराब है। जब ये खबर ट्रंप के पास पहुंची तो ट्रंप ने अपना डिसीजन बदला। 8 अप्रैल को जब दुनिया सो के उठी, हम सारे टीवी की तरफ भागे कि भाई कल रात को कितने सभ्यता खत्म होगी, कितने परमाणु हथियार गिरे ईरान पे। सारे चकाचौंध रह गए देखे कि ये तो युद्ध विराम की घोषणा हो गई, क्योंकि तब ट्रंप के सामने आया या उनकी कुर्सी या फिर उनको जो हटाने की बात हो रही है। तो जैसे मैंने कहा, ट्रंप को 2 ही चीजों से बहुत प्यार है, अपनी कुर्सी से और अपने पैसे से, और जब बात उनके पैसे या कुर्सी पे आई है तब विनाश की स्थिति। लेकिन कुल मिलाकर बात आज की तारीख में यह है कि हुर्मुज को किसी भी स्थिति में खोलना बहुत इंपॉर्टेंट। कौन साहब, माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबको जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी एक छोटा सा ब्रेक फौरन होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।